Dear friends and followers, welcome back to my channel Tech Aviator. If you are new to this channel, do like, share and subscribe to the channel. In this tech channel, you can find the videos related to aircraft technology. Today we are going to see indigenous GPS aided geo augmented navigation system called as Gagan, Gagan, Gagan. अब बेसिकली हम लोग पहले गगन है क्या वो देख लेते हैं. गगन इज़ नथिंग बट GPS added geo augmented navigation system. It is an implementation of regional satellite based augmentation system by the government of India. It is a system to improve the accuracy of GNSS receiver, global navigation satellite system के जो receivers होते हैं उनके receivers की accuracy increase करने के लिए बनाया गया है ये system बाई प्रोवाइडिंग रेफरेंस सिग्नल. ना अब रेफरेंस सिग्नल्स क्या होते हैं? रेफरेंस सिग्नल्स वो होते हैं जैसे कि कोई वेरिएशंस आ रहा है जीपीएस सिग्नल में, ठीक है, तो उन वेरिएशंस को करेक्ट करके हमारे रिसीवर्स को भेजते हैं, ठीक है. ऑन बोर्ड जो रिसीवर्स रहेगा उन रिसीवर्स को करेक्ट करके भेजते हैं कि कितना करेक्शन करना है, ठीक है. द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफर्ट्स टुवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेशनल एसबास can be viewed as the first step towards the introduction of modern communication, navigation and surveillance air traffic management system over the Indian airspace. ओके, अब जैसे मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो टाइप है रीजनल सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम है एसबास. डेवलपर्स है इसरो ऑन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जॉइंट वेंचर है दोनों का. इसकी एक्यूरेसी है 1.5 मीटर हॉरिजॉन्टली एंड 2.5 मीटर वर्टिकली, ठीक है. It was launched in 2001. Orbital radius is around 26,600 kilometers approx. Maximum operational life एक सैटेलाइट की है 15 years. Fully operational by 2013-14. 2013 में फुल्ली ऑपरेशनल हो गया था, लेकिन उसका फर्स्ट टेस्टिंग आज हुआ है, जो कि हमारे स्पाइस मतलब कुछ दिन पहले वो हमारे चैनल पे मैंने वीडियोस बना के डाला है कि इंडिगो के एयरक्राफ्ट ने सक्सेसफुल टेस्टिंग किया था. प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था वो 774 करोड़ रुपीज़ था, जो कि यूएस डॉलर्स में 100 मिलियन यूएस डॉलर्स होता है, राइट. द प्रोजेक्ट हैज एस्टेब्लिश्ड 15 इंडियन रेफरेंस स्टेशंस, 3 इंडियन नेविगेशन अपलिंक स्टेशंस, 3 इंडियन मिशन कंट्रोल सेंटर्स एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन लिंक. 15 रेफरेंस स्टेशंस है, अपलिंक स्टेशंस 3 हैं, मिशन कंट्रोल स्टेशंस 3 हैं, ठीक है, और अदर से सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन लिंक्स वगैरह इंस्टॉल किए गए वो अलग से, ठीक है. इट विल बी एबल टू हेल्प पायलट टू नेविगेट टू एन इंडियन एयर स्पेस बाई एक्यूरेसी ऑफ 3 मीटर. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर लैंडिंग इन मार्जिनल वेदर एंड डिफिकल्ट अप्रोचेस लाइक मैंगलोर इंटरनेशनल एंड कुसोक बुकोला रिम्पोची एयरपोर्ट. अब बेसिकली जो इसका कॉस्ट हुआ था, प्रोजेक्ट वॉज ऑफ 774 करोड़, वॉज क्रिएटेड इन 3 फेज. तो जैसे 3 फेज में बनाया गया था, 3 बार सेटेलाइट्स भेजे गए थे, ठीक है. पहला फेज था 2008 बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ इसरो technology and support. The goal is to provide navigation system for all phases of the flight over the Indian space and in the adjoining areas. It is applicable to the safety to life operation and meet the performance requirement of international civil aviation regulatory bodies. The space component became available after the launch of the Gagan payload on GSAT-8 communication satellite which was successfully launched. जैसे कि GSAT पे पहला भेजा गया था पेलोड, और दूसरा GSAT-4 सैटेलाइट जो कि लॉस्ट हो गया था when the geosynchronous satellite launch vehicle failed during launch in April 2010. A final system acceptance test was conducted during the June 12, followed by the system certification during July 13. All aircraft being registered in India after the July 2021 are mandated to be outfitted with Gagan equipments. ठीक है, इस बात का याद रखना कि जितने भी फ्लाइट्स हैं इंडिया में वो जुलाई 1 2021 से ही उनका रिक्वायर्ड था कि उनके ऊपर गगन फिट रहना चाहिए, ठीक है. टू बिगिन इम्प्लीमेंटिंग अ सैटेलाइट बेस्ड ऑगमेंटेशन सिस्टम ओवर द इंडियन स्पेस, vast codes of L1 frequency and L5 frequency were obtained from the US Air Force. जैसे कि अब वास्ट क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ. जैसे कि अपना गगन है, इंडिजीनियस सिस्टम है. सिमिलरली
यूएसए का भी एक सिस्टम है जो हेल्प करता है लैंडिंग में, उसको हम लोग बेसिकली वास्ट सिस्टम कहते हैं, वाइड एरिया ऑगमेंटेशन सिस्टम, वो भी प्रिसाइज लैंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो उससे हम लोग ने फ्रीक्वेंसीज वगैरह मंगवाए थे L1 और L5 के, ऑब्टेन विद द यूएस एयरफोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन नवंबर 2001 एंड मार्च 2005। The system will use 8 reference stations located in Delhi, Guwahati, Kolkata, Ahmedabad, Thiruvananthapuram, Bangalore, Jammu and Port Blair. And the mission control station वो बेंगलोर में है। United States Defense Contractor Raytheon has stated they will bid to build the system। अभी ये जो Raytheon है, he was responsible for building up गगन system। ठीक है, याद रखना, Raytheon हमारा जो सिस्टम है वो रेथियन द्वारा बनाया गया है। और नेशनल प्लान ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन इंक्लूडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम TDS ओवर द इंडियन एयर स्पेस एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाय AAI and ISRO। TDS was successfully completed during the 2007 by the installing 8 reference stations। ये सबसे पहला टेस्ट, जैसे कि अभी हम लोग प्रूविंग फ्लाइट करते हैं, राइट, तो सिमिलरली ये भी किया जाता है जैसे सक्सेसफुल TDS। ठीक है, ये भी किया जाता है कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, मतलब ये तुम्हारा सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो बेसिकली अब आ जाओ, मिशन लोकेटेड नियर द बेंगलोर। प्रिलिमिनरी सिस्टम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हैज़ बीन सक्सेसफुली completed in December 2010। The ground segment of the Gagan which has been put by the Raytheon has 15 reference stations scattered across the country। याद रखना, जो ग्राउंड स्टेशंस हैं अपने, इट वॉज पुट बाय द Raytheon टेक्नोलॉजी, और उसने 15 स्टेशंस ऑल ओवर मतलब कंट्री में हमारे इंस्टॉल किया है डिफरेंट जगह पे। 2 मिशन कंट्रोल सेंटर्स अलॉन्ग विथ एसोसिएटेड अपलिंक स्टेशंस हैज़ बीन सेट अप at Kundakalai in Bangalore। 1 more control center and uplink stations are coming up in Delhi, मतलब दिल्ली में it is coming। As a part of program, a network of 18 total electron content monitoring stations were installed at various locations in India to study and analyze the behavior of ionosphere over the Indian region। Gagan's TDS signal is in space provides a 3-meter accuracy as against the requirement of 7.6 meter। ठीक है, फ्लाइट इंस्पेक्शन ऑफ गगन सिग्नल इज़ बीइंग कैरिड आउट एट कलिकत इंटरनेशनल। अब कहाँ पे ये अभी इंटरनेशनल करेंटली कैरी ऑन हो रहा है, तो पहला हम लोग देख सकते हैं कलिकट इंटरनेशनल, राजीव गांधी इंटरनेशनल, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एंड कैंपोगड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। द रिजल्ट हैज़ बीन सेटिस्फैक्टरी सो फार। इन सब एयरपोर्ट्स पे ऑलरेडी वर्किंग है, जैसे 2001 से ही हमारा रिक्वायरमेंट था कि इट शुड बी फंक्शनल, बट यहाँ पे जैसे कि अभी इन सब एयरपोर्ट्स पे ही खाली फंक्शनल है अच्छे से। अब बेसिकली हम लोग आ जाते हैं कि स्टडी ऑफ आइनोस्फीयर। वन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ गगन प्रोजेक्ट इज द स्टडी ऑफ आइनोस्फेरिक बिहेवियर ओवर द इंडियन रीजन। दिस हैज़ बीन स्पेशली टेकन अप इन द व्यू ऑफ अनसर्टेन नेचर ऑफ द बिहेवियर ऑफ द आइनोस्फीयर इन द रीजन। द स्टडी विल लीड टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एल्गोरिथम्स फॉर द आइनोस्फीयर करेक्शन इन द रीजन। टू स्टडी द आइनोस्फीयर बिहेवियर मोर effectively over entire Indian space, Indian universities and research and development labs which are involved in the development of regional based ionotropic model for Gagan has successfully 9 more TEC stations। Gagan is now in operational phase and is compatible with the SBAS system such as WAS जो कि USA का है, similarly IGNOS European Geostationary Navigation Overlay Services and MTSAT Satellite Augmented System MSAS वो क्लियरली ठीक है। और सिमिलरली हम लोग जानते हैं SDCM, रशिया का SDCM है, ठीक है। और while the ground segment consists of 15 reference stations and master control centers which will have subsystems such as data communication network, SBAS correction and the verification system, the operational and the maintenance system, performance and monitoring, display and payload simulator. India land uplink stations will have dish antenna assembly. The space segment will consist of 1 geo navigation transponder, ठीक है। The first Gagan transmitter was integrated into GSAT 4 geostationary satellite, जैसे मैं आप लोगों को बताया, ठीक है। In 2009 Raytheon had won 82 million contract, जिसकी वजह से उसने ग्राउंड स्टेशंस वगैरह इंस्टॉल किए। अब बेसिकली हमारे गगन की ज़रूरत की पड़ी। ऑलरेडी हमारे पास जैसे कि 2 सिस्टम थे, अगर जो आप लोग ने पढ़ा होगा तो एक था ILS और दूसरा MLS, अगर जो आप लोग को थोड़ा बहुत भी याद है तो। अब ILS क्या है, MLS क्या है, मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तरह का इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम है, वो भी प्रिसाइज लैंडिंग में हेल्प करता है, ठीक है।
In low and close to no visibility, pilot use the instrument landing systems to land a plane safely. इसमें भी कैटेगरीज ऑफ ILS है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, जिनका डिवीज़न बेसिकली रनवे विजुअल रेंज, कितनी विजिबिलिटी है और डिसीजन हाइट के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। अब बेसिकली जैसे कि ऑल ओवर इंडिया में कैटेगरी 1, 2 तो हर जगह अवेलेबल है, लेकिन 3 कुछ जगह पे ही अवेलेबल है, ठीक है। To do not see the runway until it is half the kilometer away and they are about 100 to 200 meter above the ground, ठीक है। ये the ILS transmits the 2 precise signals भेजता है, ठीक है, एक लोकलाइजर के लिए, मतलब एक हॉरिजॉन्टल गाइडेंस, एक वर्टिकल गाइडेंस जो ग्लाइड स्लोप लेता है, ठीक है। उसमें भी प्रिसाइज 3 डिग्री का लैंडिंग प्रोवाइड करता है, अगर जो आप लोग को याद होगा, ठीक है। Until about a decade ago, New Delhi International Airport used to have a lot of delays during the winter month when defense fog enveloped the region in the early morning hours. It so happened too that most of the international flight would take off on land during the night and early morning hours. Landing was tough in such weather conditions and traffic flow would get impacted if planes could not land and were held back in the air. Yes, there was an ILS installed in Delhi, but there are category 1, 2 and 3 of ILS. Category 3 is the most precise ILS, is helped to land in the close to zero visibility. Category 1 and 2 have higher margins. After category 3 ILS was installed in Delhi, fog related delays were reduced drastically, ठीक है। क्लियरली ये कह रहा है कि 1, 2 तो जैसे मैं आपको बताया सब जगह होता है, लेकिन 3 हर जगह नहीं होता है। लेकिन जब से दिल्ली में कैटेगरी 3 इंस्टॉल हुआ, उसके बाद से वहाँ पे जो डिलेस वगैरह हैं वो कम हो गए। ऑफकोर्स कैटेगरी 3 ILS इक्विपमेंट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन अदर 2 टाइप्स, ठीक है। अब यही एक ड्रॉबैक है ILS के लिए कि इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे करना चाहिए। सबसे पहली बात, जैसे 4 to 5 माइल्स का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होना ही चाहिए। अगर जो आपके पास बीच में कोई माउंटेन या पे बिल्डिंग आ रहे हैं तो आप उस ILS सिस्टम को रनवे पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली इसकी इंस्टॉलेशन भी बहुत कॉस्ट रहता है, इसके इक्विपमेंट्स वगैरह भी बहुत कॉस्टली आते हैं, ठीक है। अब can GPS be used to in place of ILS? Yes, except that it lacks the precise required landing. For example, GPS can tell you on a highway but not on the exact lane you are moving in, ठीक है। हम लोग ने जैसे देखा है कि आजकल तो GPS वॉकिंग डिस्टेंस में तो ये भी बता ही देता है, लेकिन फिर भी अगर जो एक एयरक्राफ्ट को लैंड कराना है तो उतना प्रिसाइज नहीं देगा। इसीलिए हमारे पास ग्राउंड रेफरेंस स्टेशंस डाले जाते हैं जो हमारे GPS के कोऑर्डिनेट्स और जो ग्राउंड पे जो कोऑर्डिनेट्स है, ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स और एयरक्राफ्ट के पास जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपस में मैच करवाते हैं। फिर जो करेक्शन करना रहता है, राइट, कि इतना डिग्री लेफ़्ट राइट अप डाउन जो भी मूव करना है, मतलब इतना एरर है। अगर मान लो 10 डिग्री 20 डिग्री 15 मीटर या 20 मीटर का जितना भी एरर रहेगा GPS में, वो रेफरेंस सिग्नल उसको भेज के करेक्ट करवाते हैं, ठीक है। यही था पूरा सिस्टम, बेसिकली इसी तरह से काम करता है GPS सिस्टम। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ऐसे ही टेक्नोलॉजी से भरे वीडियोस देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगर और एक बात दोस्तों, अगर जो आप चाहते हैं कोई भी टॉपिक पे पर्टिकुलरली मैं वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।